अटल बिहारी वाजपेयी अगर सियासत में नहीं आते तो वो शायद कवि होते या पत्रकार होते। 25 दिसंबर 1924 को आगरा के बटेश्वर में उनका जन्म हुआ था। पिता ग्वालियर में शिक्षक थे। कविता लिखने का शौक उन्हें बचपन से था, लेकिन नियति उन्हें वहां ले जाना चाहती थी जहां वो काल के कपाल पर नवगीत लिख सके। मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से ही कुछ अलग थे। छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़ गए, संघ की शाखाओं में जाते थे और उसके बाद देशभक्ति की कविताओं के साथ साथ अपनी कविताएं भी सबको खूब सुनाते थे। हाई स्कूल तक ये सिद्ध हो गया था कि प्रतिभावान व्यक्ति है और आगे जाएगा। कब सम्मेलनों में जाते थे, हम लोगों को साथ ले जाते थे, देर तक रुकते थे, वहां पर साथ ले आते थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया। चुनावी राजनीति में भी उन्होंने खूब हिस्सा लिया। अटल जी जो चुनाव लड़ते थे उनके खिलाफ दूसरा आदमी, मेरे ख्याल से ऐसा प्रसंग भी है कि कॉलेज को उन दिनों रंगाई पुताई से इसको वोट दो, इसको दो, उसके लिए भी अटल जी ने मना किया। वाजपेयी ने पत्रकारिता को अपना करियर चुना। राष्ट्रवादी विचारधारा की पत्रिकाओं पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन का उन्होंने संपादन भी किया। मगर मैंने प्रधानमंत्री होने का सपना नहीं देखा। मैं पत्रकार होना चाहता था, बन गया प्रधानमंत्री। आजकल पत्रकार मेरी हालत खराब कर रहे हैं। मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं पहले ये कर चुका हूं। लेकिन वाजपेयी की बोलने की असाधारण क्षमता के किस्से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक पहुंची। इन दोनों से मुलाकात के बाद वाजपेयी सियासत में उतरे और 1951 में भारतीय जनसंघ के सदस्य बने। उनकी सोच एक अलग प्रकार की थी। जैसे वो एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उन्होंने एक लाइन उसमें और जोड़ रखी थी कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग रॉन्ग। 1956 में अपना पहला लोकसभा चुनाव हारने के बाद 1957 में बलरामपुर लोकसभा सीट से जीतकर अटल जी पहली बार संसद पहुंचे। फिर तो पूरी संसद उनके भाषणों की मुरीद हो गई। पंडित नेहरू ने तो ऐलान कर दिया कि एक दिन ये शख्स देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि उस समय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई थी कि संसद में ही वो कहा था उन्होंने कि यहाँ तक मेरी जानकारी है कि यह नवयुवक कभी न कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। सचमुच वो भारत के प्रधानमंत्री बन ही गए। 1968 से 1973 तक वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष रहे। इंदिरा गांधी की सरकार में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के विरोध में वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद पहुंचे। आपातकाल के दौरान वाजपेयी ने जमकर इंदिरा सरकार को कोसा। इसके चलते सरकार ने उन्हें जेल में भी ठूंसा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो वाजपेयी विदेश मंत्री बने। एक प्रकार से अटल जी को और मुझे मुरारजी भाई ने चॉइस दिया कि आप क्या पसंद करेंगे। मैं मानता हूं कि अटल जी ने भी उनको कहा कि मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री दे दीजिए तो मैं न्याय करूंगा। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में वाजपेयी ने जब हिंदी में ललकारा तो दुनिया दंग रह गई। जहां तक भारत का संबंध है, हमने ये बात बार बार स्पष्ट की है कि हम युद्ध नहीं चाहते। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ तो वाजपेयी उसके अध्यक्ष बने और संसदीय दल के नेता भी। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 90 के दशक में अयोध्या मुद्दा गर्म था। बीजेपी मजबूत हो चली थी। लोकसभा में बीजेपी के 119 सांसद थे। अयोध्या मुद्दा छाया हुआ था। अयोध्या में कार सेवकों का हुजूम जमा था। अटल बिहारी वाजपेयी कट्टरता के समर्थक नहीं थे, लेकिन सवाल पार्टी हित का था, लिहाजा अटल ने वही कहा जो पार्टी चाहती थी। नुकीले पत्थर निकले,
उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ढा दिया। देश की धर्मनिरपेक्षता तार तार हो गई। वाजपेयी ने संसद में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर इस विध्वंस की निंदा कर डाली। वाजपेयी का कद ऊंचा होता चला गया। 1996 में जब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की बात आई तो पार्टी ने वाजपेयी का नाम आगे बढ़ा दिया। मैं जैसे ही मंच पर बैठा है तो उन्होंने कहा क्या किया तुमने? मैंने कहा क्या किया? उन्होंने कहा कि मुझसे भी तो बात नहीं की। मैंने कहा आपसे बात करके क्या करता मैं? मेरी अपनी, और मैं आपको कह सकता हूं कि आखिर तो अध्यक्ष के नाते इतना तो अधिकार है ही मुझे। यही मैंने कहा उनको। वो बहुत उस दिन खिन्न हुए मुझसे, दुखी तो नहीं कह, लेकिन मुझसे खिन्न हुए कि मुझसे बात किए बिना ऐसे कैसे घोषणा कर दी, और वो भी शिवाजी पार्क के उस बड़ी बस सभा में। 16 मई 1996। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये वो तारीख थी जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत के अभाव में 13 दिनों में ही ये सरकार गिर गई। सरकार तो गिरी, लेकिन संसद में अटल जी का भाषण जिसने सुना उसके दिल में उतर गए वाजपेयी। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा अच्छे खाने पीने के बेहद शौकीन रहे। खासकर मीठा खाने के लिए तो वो मचल जाते थे। लेकिन पिछले 1 दशक से सेहत उनके साथ नहीं है। जीवन की ढलती सांझ में सेहत ढलने लगी है। अब वो खाना है जो डॉक्टर ने कहा हो, वैसे रहना है जैसा उनकी सेहत के लिए ठीक हो। अटल जी ने जिंदगी भर किसी की बंदिशें नहीं मानी हैं, लेकिन गिरती सेहत के आगे मजबूर हो गए। सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ। मंच हो या महफिल या फिर संसद का सभागार, अटल बिहारी वाजपेयी की दहाड़ जर्रे जर्रे की याद में समाई है। ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली बात। सिद्धांतों की सियासत और अटल जी एक दूसरे के पर्याय बने रहे। जिस तरह की राजनीति चल रही है मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। जब तक दम रहा, शरीर साथ देता रहा, तब तक ये योद्धा मैदान में डटा रहा। न टायर्ड न रिटायर्ड। पहले मैंने कहा था न टायर न रिटायर। वो देख रहे हैं कि मैं ठीक काम कर रहा हूं। जीवन की ढलती सांझ में सेहत साथ छोड़ती गई। 1 दशक पहले ही सियासत की विरासत अपने प्रिय मित्र लालकृष्ण आडवाणी को सौंपकर अटल जी ने संन्यास ले लिया। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। सेहत बरसों से उनका साथ नहीं दे रही है। वो देखते सब हैं, लेकिन हमेशा गरजने वाली वाणी खामोश है। बोलने में उन्हें तकलीफ होती है। देखिए युग क्या होता है। अब अटल जी की का स्वास्थ्य ही उनको अनुमति नहीं देता कुछ योगदान करने के लिए। उम्र 90 साल का आंकड़ा पार कर रही है। उम्र और सेहत दोनों ढलान पर है। किसी तरह सामान्य दिनचर्या चलती है। दिनचर्या सुबह से ठीक रहती है। सुबह उठते हैं, दैनिक कार्यक्रमों से निवृत्त होते हैं, फिर फिजियोथेरेपी आ जाता है, फिजियोथेरेपी करता है, फिर नाश्ता करते हैं, फिर दिनचर्या कभी अखबार पढ़ लिया, कभी टीवी देख लिया, इस तरह से है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है,
चेहरे पर मुस्कान चिपका, मन ही मन रोता है। जब तक सियासत में थे, मजमे में घिरे रहे, भीड़ में कभी अकेले रहे तो कभी एकांत में भी कोलाहल से जूझते रहे। अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। उनके चाहने वालों को अभी भी इंतजार है कि वाजपेयी फिर उसी अंदाज में गरजे, अपने उसी अंदाज में कोई नई तान छेड़े। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे। अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। अटल बिहारी वाजपेयी के मुरीद सियासत के गलियारों के लोग रहे तो फिल्मी दुनिया के भी। इन्हीं मुरीदों में शामिल हैं सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर। लता दीदी ने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि अगर मेरे नाम की स्पेलिंग को उलट दिया जाए तो अटल बन जाएगा। LATA यानी लता और ATAL यानी अटल। अपने प्रिय राजनेता को भारत रत्न सम्मान मिलने पर उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं। अटल जी नाउम्मीदों के बीच उम्मीदों का चिराग जलाने की बात करते थे जो दिल को छूती थी। लता मंगेशकर ने उन गीतों को चुना तो दुनिया ने बड़े गौर से उसे सुना। अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर अटल बिहारी वाजपेयी की मुरीद हैं। अटल को भारत रत्न सम्मान मिलने की खबर सुनकर उन्होंने अपने एहसास आज तक के साथ बांटे। अटल जी को मैं संत समझती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे इंसान हैं, अंदर से बाहर से एकदम साफ। अटल जी की कविताएं विरासत हैं बीते वक्त की, जिसमें वर्तमान अपनी भूमिका तलाशता है और कहता है कि एक बार तुम फिर आ जाओ, आओ फिर से दिया जलाएं।